हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ दिनेंद्र तिवारी। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 9th क्लास की ज्योग्राफी की सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्चुअली हमने बात की थी कि फिजिकल फीचर्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात किया माउंटेन फीचर्स के बारे में। उसके अलावा हमने कोस्टल प्लेन के बारे में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात किया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे, आइलैंड्स की बात करेंगे, कोस्टल रीजन की बात करेंगे। तो फ्रेंड, अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो साउथ में पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास माना जाता है। आप सबको पता है कि इंडिया कैसे बना, ये तो, या हिमालय कैसे बना, तो आपको पता होगा कि शुरू में जो गोंडवाना था और ओंकारा लैंड था, दोनों आपस में मिले। तो जो गोंडवाना था, गोंडवाना का पार्ट जो था वो इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था। तो गोंडवाना सबसे पुराना लैंड मास माना जाता है और उसी का एक पार्ट है हमारा नॉर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड्स एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क में से एक है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड अ सॉलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेट्यू और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है। माउंटेन में फ्रेंड्स इस तरह के पीक्स होती हैं, लेकिन जो प्लेट्यू होता है वो पीक नहीं होती, ये इस तरह से एक टेबल फॉर्म करता है लैंड मास, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। और जो पीक बनाता है उसे हम माउंटेन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे डिवीज़न हैं। ओल्डेस्ट लैंडमार्क इसमें वैली है, कुछ हिल्स भी हैं इसमें। अब देखिए, थोड़ा सा हम बैक मैप में जाएंगे, जहां मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता पाऊंगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है ये नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू है, या पेनिनसुलर प्लेट्यू जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स। ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है मालवा प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ मालवा, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू, और उसके बाद दक्कन प्लेट्यू। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे मालवा प्लेट्यू की, तो मालवा प्लेट्यू या फिर सेंट्रल हाईलैंड्स, आगे उसमें आप प्लीज़ पढ़िएगा उसको पूरे अच्छे तरीके से। तो आप देखेंगे कि नर्मदा रिवर ये दिख रही है आपको, नर्मदा रिवर से यहाँ पे नर्मदा रिवर के ऊपर नॉर्थ में जो प्लेट्यू पाया जाता है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जो कि सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज से होके बनी होती है। तो इसे हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं और इसको प्लेट्यू ऑफ मालवा भी कहा जाता है। और उसी के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ से शिफ्ट करेंगे आप तो वो होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आता है या आप जानने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो मालवा का प्लेट्यू है उसका बाउंड्री क्या है। साउथ में उसकी बाउंड्री है नर्मदा, वेस्ट में उसकी बाउंड्री है चंबल, उसके बाद ईस्ट में उसकी बाउंड्री है सतपुड़ा रेंज। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इधर आ जाएंगे आप ईस्ट की तरफ तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। उसके बाद नर्मदा के साउथ में जो भी एक ट्रायंगल शेप बनाता है उसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट ये भी है, जिसे हम मेघालय का पार्ट मानते हैं, मेघालय प्लेट्यू भी कह सकते हो आप। चूँकि ये मेघालय का प्लेट्यू उसको नहीं कहते, ये डेक्कन प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। डेक्कन प्लेट्यू को इन दोनों पार्ट को डिवाइड करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये प्लेस है, उस प्लेस के नाम से ही बना हुआ है। और एक छोटा सा और प्लेट्यू का पार्ट है फ्रेंड्स, यहाँ इस एरिया में, ये आप देख रहे हो मालवा का प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके बीच में कुछ गैप्स हैं जिसको हम बघेलखंड या बुंदेलखंड भी बोलते हैं। इसके बाद ये डेक्कन प्लेट्यू आपने देख लिया। डेक्कन प्लेट्यू में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल होती है। चूँकि ब्लैक सॉइल बनता कैसे है, ब्लैक सॉइल बनता है जो भी मैग्मा
जब वॉल्केनो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है वो ठंडा होता है, क्योंकि वो जला हुआ होता है इसलिए वो ब्लैक होता है। अब वो ठंडा हुआ और कई सौ सालों से उसमें फिर इरोजन वगैरह हो रहा है, डिप्लेशन वगैरह हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो टूटती हैं और रॉक्स जो हैं वो सॉइल फॉर्म करती हैं, इसीलिए उसे ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। अब आप इसको पढ़िए, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नॉर इन द ईस्ट, द ईस्टर्न एक्सटेंशन दिस प्लेट्यू इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, जो बात हमने की थी वही है यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाओ छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपने देख लिया था। द दक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगल लैंडमार्क्स लाई इन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट ब्रॉड वेस्ट, इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सारी चीज़ें वही हैं। हाँ, एक यहाँ पे लोकली नोन एज मेघालय, देखो एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज, जिसको हम गारो खासी जयंतिया कहते हैं, वो इसी में पाया जाता है। देखिए, अब जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, आपने देखा ये नीचे ऐसे नैरो बना हुआ है, तो जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ये इसकी बाउंड्री बनाते हैं दक्कन प्लेट्यू की। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूसली कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज, इसमें पासेज हैं जिसको हम थार घाट, बोर घाट, पाल घाट भी बोलते हैं, वो पासेज हैं जिसमें हम क्रॉस कर सकते हैं। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हायर है, इसके एल्टीट्यूड है या एलिवेशन है 900 से लेकर 1600 मीटर तक, एंड अगेन 600 मीटर ऑफ कोस्ट ईस्टर्न घाट, या ईस्टर्न घाट 600 मीटर ही ऊंचा है। इसका मतलब है कि वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, ईस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। देखिए, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैलीज, जो यहाँ पे आपने महानदी देखा है वहाँ से लेके यहाँ तक होता है। द वेस्टर्न घाट कोर्स और ओरियोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन बेयरिंग मॉस विंड, आपको पता है जो इंडिया में मानसून आता है, आप आगे बढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में उसको देखेंगे, बस अभी आप समझिए कि अरेबियन सी से जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट पे ही वो होता है, अटैक करता है, या सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट पे ही फील किया जाता है, और यहीं से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसी की बात हो रही है। अब वेस्टर्न घाट को हम लोकल नाम से भी, अलग अलग लोकल नाम से भी जानते हैं। द हाई ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाते जाते वो इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे साउथ आप जाएंगे तैसे जैसे उसका एलिवेशन बढ़ता चला जाता है। जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नामुडई, वो भी उसी में पाया जाता है, और दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी इज़ द वेस्टर्न में है, यहाँ पे आप देखेंगे दोदा बेट्टा और अन्नामुडई। उसके बाद जो महेंद्रगिरी है वो इसका सबसे ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। सौर हिल्स एंड द जावेदी हिल्स ऑफ द लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आगे आते हैं हम फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखेंगे जो सबसे फेमस साउथ इंडिया का आपका हिल स्टेशन है, जिसे हम ऊटी बोलते हैं, उदगमंडलम जो है वो ईस्टर्न घाट में ही है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो सबसे डिस्टिंक्ट फीचर्स है ब्लैक सॉइल, जो हमने अभी बात की थी, डेक्कन ट्रैप भी जिसे कहा जाता है, द वॉल्केनिक ओरिजिन हेंस द रॉक्स आर इग्निशियस, एक्चुअली दिस रॉक्स आर डेनोडेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, मैंने अभी बात की थी उन्हीं को। उसके बाद हम आएंगे इंडियन डेजर्ट में। फ्रेंड्स, इंडियन डेजर्ट लाई टूअर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, आपने देखा था इस तरह का मैप बना होता है इंडिया का, यहाँ पर अरावली हिल्स है, हमने देखा यहाँ पे मालवा का प्लेट्यू है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये डेक्कन वो है। यहाँ पे जो अरावली हिल्स हैं उसके वेस्ट में ही द इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स इज अंडरलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड डून्स, दिस रीजन रिसीव्स, सबसे लोवेस्ट रेनफॉल यहीं पे पाई जाती है 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर, स्ट्रीम अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, स्ट्रीम रेनी सीजन में ही दिखती है वहाँ पे, चूँकि बारिश जो भी थोड़ा बहुत होता है तो जो डून्स की वजह से, मतलब आप देखो
आप अपने मैप में रेगिस्तान वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहीं पर रेत बहुत ज़्यादा होती है, फिर ढलान होती है, फिर एक खाई सा बनता है, फिर अगली बार अगली जगह पे फिर से वो रेत आ जाती है। तो वो जो खाई सी जगह दिखती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो उसमें पानी जमा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रीम्स अपीयर हो जाती हैं रेनी सीजन में, उसके बाद वो फिर से डिसअपीयर हो जाती हैं। क्योंकि बारिश नहीं होती, धूप तेज़ होती है, तो पानी सूख भी जाता है, और ऊपर से जब हवा चलती है तो सैंड उसको फिर से कवर कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, लूनी वहाँ की सबसे लंबी नदी है उस रीजन की। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स हमने अभी बात की थी कि ये इसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं, इसको ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है? द पेनिनसुला प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेट्स नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी एंड वेस्ट ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट। देखिए, वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है? ये वेस्टर्न घाट होते हैं। घाट मतलब जो समुद्र का किनारा, वो घाट हो गया, और उसके बाद ये पेनिनसुलर प्लेटू। तो इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, या वेस्टर्न पार्ट वो बोलते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। इसी के बीच का जो प्लेन है उसको हम कोस्टल प्लेन या वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। 3 सेक्शन में कौन कौन सा, हम फिर से बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है मुंबई यहाँ पे है, मुंबई टू गोवा। जो मुंबई टू गोवा है इसको हम कहते हैं कोंकण रेंज। ये कोंकण हो गया, यहाँ देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद गोवा टू कर्नाटका। गोवा टू कर्नाटका आपको पता है, याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि कर्नाटका की लैंग्वेज है कन्नड़, तो इसे हम कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं या कन्नड़ प्लेन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ कर्नाटका जो लोवेस्ट पार्ट है, केरला, ये जो केरला का स्ट्रिप है, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया। यहाँ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आएंगे। ईस्टर्न कोस्ट में ये जो पार्ट होता है इसको हम नॉर्दर्न सर्कल्स बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ जो पार्ट बचता है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, याद रखना, ये जनरली पूछा जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, स्पेशली मैप फिलिंग के समय में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे आइलैंड्स की। आपको पता है कि इंडिया में 2 ही आइलैंड्स ग्रुप हैं, एक अरबियन सी में है, दूसरा बे ऑफ बंगाल में है। अरबियन सी में जो है उसका नाम है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में जो है उसका नाम है अंडमान निकोबार। अरबियन सी में जो आइलैंड्स हैं, जो लक्षद्वीप है, ये कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल रीफ क्या होता है, आगे हम वेजिटेशन वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें डिस्कस करें। उसके बाद ये जो अंडमान निकोबार है, ये कोरल से नहीं बना है, इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी हुई थी, और इसमें एक एक्टिव वॉल्केनो था, फिलहाल अभी तो एक्टिव नहीं है वो। ओके फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed a small coral island. Earlier they were known as लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमीनद्वीप। इस तीनों, ये 3 आइलैंड्स हैं जिससे मिलके वो पूरा लक्षद्वीप बना हुआ है। दे वेर नेम्ड एज लक्षद्वीप। इट कवर्ड स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कावारत्ती आइलैंड जो है वो उसकी राजधानी है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती, ये आपको याद करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और वहाँ पे एक पित्ती आइलैंड है जो बर्ड सेंचुरी है, बहुत ज़रूरी नहीं है, आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। हमने बात की थी कि बे ऑफ बंगाल में जो चेन है, इस चेन की जो बात हुई थी, वो उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। इस पोर्शन को जो बोलते हैं उसको अंडमान बोलते हैं, इसको निकोबार बोलते हैं। द अंडमान इन साउथ एंड निकोबार इन अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ। इट इज़ बिलीव दैट दिस आइलैंड्स आर इन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स।
तो ये माना जाता है कि जो सबमरीन्स माउंटेन है, सबमरीन माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो उसके जो पीक्स होते हैं ना, आपको मैंने बताया था माउंटेन्स कैसे पीक्स होते हैं, तो ये जो पीक्स होते हैं ये पानी के ऊपर निकले हुए हैं, तो इन्हीं को हम आइलैंड्स बोल देते हैं ज़्यादातर। और वर्ल्ड में जितने भी आइलैंड्स हैं उनमें से मैक्सिमम आइलैंड्स वो सबमरीन माउंटेन्स के पीक ही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अंडमान निकोबार भी उन्हीं में से एक है। द अंडमान इज नॉर्थन एंड आई हो गया। आई बिलीव दिस आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन। दिस आइलैंड्स ग्रुप ऑफ द ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री। दिस इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। दिस आइलैंड्स क्लोज टू इक्वेटर। चलिए ये आपको पता चल गया क्या है। The detailed account of the different physiographical units and highlight the unique features of each region. It would however be clear that each region complements the other and make the country richer and natural resources. मतलब इसमें बात की जा रही है, इस पूरे पैराग्राफ में यही बात की जा रही है कि किस तरह से अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया को एक रिच हेरिटेज बनाने में, या फिर आप चाहे जोग्राफिकल कह लो, कल्चरल कह लो, या क्या कह सकते हो आप, इन्वामेंटल के अकॉर्डिंग कह लो, फ्लोरा एंड फौना के अकॉर्डिंग कर लो, वेजिटेशन के अकॉर्डिंग कर लो, तो उन्हीं चीज़ों की बात की जा रही है। दे प्रोवाइड्स बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। प्लेटू इज़ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, आगे पढ़ेंगे आप। उसके बाद कोस्टल रीजन है तो वहाँ पे फिशरीज एंड पोर्ट एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो फिजिकल फीचर्स जो हैं हमारे वो इंडिया को एक डाइवर्स बनाते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।